अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल दिया था होमवर्क, दो 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 सवाल, स्प्रिंग 23 और स्प्रिंग 23 तो किए होने चाहिए थे, किए भी होंगे, कोई मसला भी नहीं होगा। आसान है मुश्किल है? और बुरी खबर यह है कि अभी लास्ट टाइम 14 नंबर का सवाल आएगा, तो अब चांस कम है। और वो जो लास्ट टाइम 14 नंबर का आया है वो आप अभी कर रहे हैं। ऑटम 24 खोलें, ऑटम 24, ऑटम 24 बुक में नहीं होगा भाई, बुक में कहाँ है? मैंने बुक मैंने बनाई है, मुझे पता है, नहीं है बुक में ऑटम 24। ऑटम 24 नहीं है बुक में भाई, ऑटम 24 पहले कभी ग्रुप में हुआ भाई शेयर। ऑटम 24 क्वेश्चन 8 पार्ट ए आप कर दें अभी। 14 नंबर है लेकिन 10 मिनट बहुत है, चले 15 मिनट ले लें, लेकिन आप लोग अभी कर रहे हैं सवाल। ऑटम 24 क्वेश्चन 8 पार्ट ए। आप ही पक्की बात, खोलो उसको, चलो। सवाल तक पहुंचे कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए अभी कर दें। अच्छा एक वो किताब में मैंने आपको ना थ्योरी की एक चीज मार्क करवाई थी, तो उसमें आए दोबारा। उसमें मुझे लगता है कि मेरी एक जुमले से ना आप धोखा खा गए। मैंने इस चैप्टर में आपको थ्योरी मार्क करवाई थी, एक पहले पेज पे लिखी हुई कुछ टाइप्स, और कुछ तीसरे चौथे पेज पे 4.3 है ना। मैंने 4.3 कहा था आपको, 4.3, लेकिन साथ ये भी कहा था कि उसके नीचे वो देखें 5 पॉइंट लिखे हुए। तो मेरे इस जुमले का मतलब ये लग रहा है शायद कि बस वो 5 पॉइंट नहीं, मैंने 4.3 कहा है। अगले पेज पे जो लिखा हुआ है वो भी, ये जो पहले पेज पे है ना, ये है आउटसोर्सिंग की मुश्किलें, और अगले पेज के टॉप पे है कि आउटसोर्सिंग में फायदा क्या हो सकता है। तो ये पूरा 4.3 कहा था है जी। और ये एग्जाम में इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी कोई नहीं है जितनी ये आपको हर दूसरे सवाल में मिल जाएगा। मैंने 4.3 हेडिंग कहा था ना करने को, तो वो 2 पेजेस पे फैली हुई है। इस पहले पेज पे 5-6 पॉइंट्स हैं और अगले पेज पे कोई 3 बुलेट पॉइंट्स हैं। ये पूरा 4.3 कहा था। चले ऑटम 24, ऑटम 24 क्वेश्चन 8 पार्ट ए कर दें। पार्ट बी का आंसर क्या होगा? हाँ जी, उन्हीं में से दो दो, दो पहले पेज वाले और दो अगले पेज वाले। क्वेश्चन 8 के पार्ट बी का आंसर क्या होगा? जो अभी 4.3 बताया उसमें से पहले पेज वाले में से 2 पॉइंट और अगले पेज वाले में से 2 पॉइंट। चलें पार्ट ए कर दें बेटा, पार्ट ए आप कर दें सॉल्व। 10 मिनट बहुत है वैसे, लेकिन चलिए 15 में भी कर दें तो भी सेफ है।
प्रोडक्ट्स क्या है? कैसे पता मेक और बाय का सवाल? डेटा से पता चल रहा है और रिक्वायरमेंट में उसने पूछा है कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदें। तो कौन सा खरीदें के लिए पहले तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान ही बनाना पड़ेगा। प्रोडक्शन प्लान बनेगा तो ही पता चलेगा ना बाकी कितना खरीदना है। सेल प्राइस, हाँ परचेज प्राइस 520,670,7 और प्रोडक्शन के खर्चे 300, 400, 500, 600, लेबर 120, 240, वेरिएबल ओवरहेड्स 72, 90, 108, 216। अच्छा ये कैसे निकला? ये ऐसे निकला कि जो लेबर है उस पे लगाया 150%, तो ये आ गया पूरा ओवरहेड, इसमें से 60%, तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बन गई 68, 80, 42, 44। ये हो गई एक्सेस कंट्रीब्यूशन। लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लेबर। तो हमें एक यूनिट के लिए कितने आवर्स लगने हैं ये नहीं बताया, लेकिन लेबर के साथ 400 रुपए पर आवर लिखा हुआ, तो अगर इसको 400 से डिवाइड कर लें तो लेबर आवर्स आ जाएंगे। पॉइंट 2.6। तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर आर बन गई 340, 320, 140, 240। तो पहली पोजीशन आ गई है ए की।
अवेलेबल बैलेंस कितना है? टोटल हमें ए बी सी के लिए चाहिए कितने? ए के कितने बेचने का इरादा था और एक के लिए 0.260। बी कितने बेचने का इरादा था? 240। एक के लिए, और सी कितना बेचने का इरादा था? 180.3 54। जितने हमने टोटल एबीसी बेचने थे, उन्होंने जितने आर्स ले जाने थे वो टोटल अवेलेबल का 87% थे। तो 174 डिवाइडेड बाय 87%। देखिए परसेंटेज, जिस चीज की परसेंटेज होती है वो 100 होता है, तो इसके बारे में कहा हुआ है कि 87% ऑफ द टोटल अवेलेबल, तो इसका मतलब है वो 100 है, तो ये 87 है। फिर टोटल अवेलेबल आ गए 200। 200,000 में एतराज 200। पहले ए बना लेते हैं 3 लाख, उससे इस्तेमाल हो जाएंगे 60, तो बाकी रह जाएंगे 140। फिर बना लेते हैं बी बना लेते हैं 240, इससे इस्तेमाल हो जाएंगे 60 और बाकी रह जाएंगे 80। फिर बना लेते हैं डी, पूरे बनेंगे, मान जाएंगे कितने? 120 72, बाकी रह जाएंगे 8, और इन 8 में कितने सी बन जाएंगे? 0.3 2667। लेकिन पूछा ये नहीं है, पूछा है परचेज प्लान, तो प्रोडक्शन प्लान निकालेंगे तो परचेज प्लान निकलेगा। तो परचेज करने पड़ेंगे फिर सिर्फ सी, और टोटल है 180 माइनस 26 667 15333। ले ये 14 नंबर, और ये लास्ट अटेम्प्ट में हो गया। जी डिसीजन मेकिंग आसान है। कल की क्लास के बाद देखते हैं कैसी है। कल कराना है मैंने कंटिन्यूअस शटडाउन। है कल? हाँ ना, एक्स्ट्रा है क्या डिसीजन मेकिंग? नहीं नहीं, मंडे ट्यूसडे तक। जी क्या बेटे? सारा दोबारा 2 लाख? ये जो हमने बजट बनाया हुआ था ना, वो बनाया हुआ था ए बी और सी का। ये डी तो अभी हमने नया लॉन्च करने का सोचा है, पहले हमने ए बी सी बनाने का सोचा था, और अगर ए बी सी जितने सोचे थे वो ही बनाए तो टोटल लेबर आवर्स के 87% यूज हो जाएंगे। ये पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ। तो हमें तो इस टेबल के लिए चाहिए होते हैं टोटल अवेलेबल कितने। ए बी सी बनाने में जितने भी आवर्स लगने थे वो मैक्सिमम अवेलेबल का 87% है। ये 87% है। ये कहां लिखा है? पॉइंट 1 में लिखा हुआ है। एज पर दी एस्टिमेट्स, यानी जो ऊपर एस्टिमेट्स हैं, द प्रोडक्शन ऑफ ए बी एंड सी, जो हमने ऊपर ए बी और सी के यूनिट्स बनाने प्लान किए हुए हैं, अगर हमने वही बना लिए तो टोटल अवेलेबल आवर्स के 87% आवर्स एबीसी में यूज हो जाएंगे। प्रोडक्शन ऑफ ए बी एंड सी वुड यूटिलाइज 87% ऑफ द मैक्सिमम अवेलेबल लेबर आवर्स। तो जो ए बी सी के लिए लगेंगे वो टोटल का 87 है, तो वहां से टोटल निकालें और वहां से टेबल शुरू किया। जी और इस सवाल में कोई एतराज? चले मेक और बाय का ना एक सवाल मैं कर देता हूं बोर्ड पे, और एक आप होमवर्क कर दें। होमवर्क कर दें आप ऑटम 22 होमवर्क कर दें, और ऑटम 21 अभी पढ़ लें। ऑटम 22 होमवर्क कर दें और ये अभी पढ़ लें, मैं करता हूं। है नहीं, स्प्रिंग 23 में भी तो आया था।
अच्छा ये दोबारा बिल्कुल आ सकता है क्योंकि ऑटम 22 में आया था, स्प्रिंग 23 में भी 17 नंबर का आया था, तो ऑटम 24 में आया तो स्प्रिंग 25 में बिल्कुल आ सकता है। ऑटम 21 अभी पढ़ना है, ऑटम 21 पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। कह रहे दिन मोबाइल ऑफ करवा रहे, मैं सब किसके मोबाइल बंद ऑफ कर रहा हूँ, तेरी मोबाइल का इशू है। मोबाइल कैसे ऑफ करवा आदमी में नहीं तो कल आ रहा हूँ किसी क्लास में मोबाइल कैसे बंद करा? वो कह रहे सिग्नल आ रहे या मैसेज जब भी आते हैं आप लोग बैठे स्पीकर के सामने तो वो चेंज कर लेते हैं, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं लगी हुई। इसका हल निकाले ना, इसका हल निकाले ना, ये तो हल नहीं कि मोबाइल बंद करा दे। पहले पूछ लें, एसी चलाना है भाई? पंखा स्लो चला दें। सवाल पढ़ने का आता है यार। सवाल पढ़ लिया?
अगर पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होना चाहिए था। पढ़ लिया, सुन लूं। कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? सवाल के डेटा से, रिक्वायरमेंट से नहीं। रिक्वायरमेंट से कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ, एक हिंट जरूर है रिक्वायरमेंट में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन स्केड्यूल, ये हिंट है। और वो भी अगर आप कहें कि ऐसा तो लफ्ज पहले सुना ही नहीं कहीं, तो फिर उनके लिए ये भी हिंट नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन स्केड्यूल पता कैसे चल रहा है? वो सवाल के डेटा से पता चल रहा है। अभी इस वक्त हम 3 प्रोडक्ट्स बनाते हैं और अच्छा, इस सवाल से पहले एक नोट लिख लें, फिर करता हूं सवाल। ये जो मेक और बाय कर रहे हैं कल से, इसमें अगर कमिटमेंट आ जाती पहले, तो पहले कमिटमेंट बनाते हैं या कोई मसला ही नहीं? कोई मसला ही नहीं। हम प्रोडक्शन प्लान में कमिटमेंट को लिफ्ट ना करवाते, रैंकिंग के हिसाब से ही बनाते। क्यों? क्योंकि जब लिमिटिंग फैक्टर पढ़ रहे थे ना, जस्ट लिमिटिंग फैक्टर, तो जिसकी बारी नहीं आनी थी उसने नहीं बनना था, तो कमिटमेंट रह जानी थी, इसलिए पहले कमिटमेंट पूरी कर रहे थे। मेक और बाय में जिसकी बारी नहीं आएगी वो बिक भी नहीं सकेगा, भाई खरीद लेंगे, खरीद के बेच लेंगे। तो इसलिए मेक और बाय वाले सवाल में कमिटमेंट का कोई रोला नहीं है। प्रोडक्शन प्लान में कमिटमेंट नहीं, रैंकिंग आनी है, ठीक है? क्योंकि जो नहीं रैंकिंग में पूरा आएगा वो खरीद के बेच लेंगे। लिख लेते, काम की बात थी। दोबारा बता रहा हूं, मेक और बाय वाले सवाल में अगर कोई कमिटमेंट है तो प्रोडक्शन प्लान में उससे कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोडक्शन प्लान रैंकिंग के मुताबिक ही होगा, और उसकी वजह कि अगर रैंकिंग में बारी नहीं आएगी तो खरीद के बेच लेंगे। मेक और बाय वाले सवाल में लिमिटिंग फैक्टर की तरह कमिटमेंट को पहले लिफ्ट नहीं करानी, रैंकिंग के हिसाब से ही चलना है। लिखा? हाँ जी। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली कह दिया है, यानी अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कह दिया कि ये तो हम अपने हाथों से बना के ही खिलाएंगे, ये तो हमने खुद ही बनाना है, फिर कमिटमेंट पहले आनी। दोबारा पूरी बात दोबारा सुन लें। लिमिटिंग फैक्टर वाले सवाल में ना हम कमिटमेंट पहले क्यों लिखते थे? क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट बनने से रह जाता था तो वो रह ही जाता था, इसलिए पहले कमिटमेंट पूरी करनी होती थी। मेक और बाय में ये टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि अगर नहीं भी बना सके तो खरीद के बेच लेंगे, तो कमिटमेंट की टेंशन नहीं है। इसलिए मेक और बाय वाले सवाल में प्रोडक्शन प्लान रैंकिंग के मुताबिक ही बनेगा। लेकिन अगर सवाल में कुछ कह दिया है स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्ट के बारे में कि ये तो हमने मेक ही करना है, तो फिर तो सवाल वाले ने कह दिया ना, फिर हमें उसको पहले बनाना पड़ेगा। यानी बाय डिफॉल्ट मेक और बाय डिसीजन में कमिटमेंट का कोई काम नहीं है, अनलेस सवाल में कुछ स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट किया हो। मेक और बाय में प्रोडक्शन प्लान बनाते हुए कमिटमेंट का कोई काम नहीं है, अनलेस सवाल में कुछ स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट कर दिया हो। नहीं मसला हल हो रहा? अच्छा जी, बात ये हो रही थी कि ये इस टॉपिक का सवाल है कैसे पता। हम लोग अभी 3 प्रोडक्ट्स बना के बेचते हैं, और इन तीनों प्रोडक्ट्स में एक स्पेशल केमिकल इस्तेमाल होता है जो इंपोर्ट किया जाता है। वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन की वजह से लिमिटेड है, हम सिर्फ 70 मिलियन तक का ही इंपोर्ट कर सकते हैं, और इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से अगर कोई कमी रह गई तो हम डिमांड पूरी नहीं कर सकेंगे। ये पहले पैराग्राफ, उसके नीचे टेबल, और उसके नीचे वाले पैराग्राफ में से थोड़ा सा मैंने आपको बताया, यहां तक कि अंग्रेजी में कोई एतराज। तो इससे यह पता चल रहा है कि लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है। मैनेजमेंट को किसी ने यह मशवरा दिया है कि वो इस मुल्क को छोड़े और कंट्री एक्स में चलते हैं, वहां जाकर प्लांट लगा लेते हैं। अगर वहां जाकर प्लांट लगाएं तो वहां पर लेबर है तो शॉर्टेज में,
लेकिन मेक और बाय का ऑप्शन भी है। तो उस कंट्री एक्स में ये मेक और बाय का सवाल है। तो पूछा यह है कि मेक और बाय के लिए कंट्री एक्स में चले जाएं या एग्जिस्टिंग मुल्क में ही रहें। तो कैसे फैसला होगा? दोनों ऑप्शंस का प्रॉफिट निकाल लेंगे, जिस पे प्रॉफिट ज्यादा होगा वो ऑप्शन चुन लेंगे। ये है सवाल की प्लानिंग। ओके, चलें एग्जिस्टिंग मुल्क सॉल्व करते हैं पहले। अच्छा, इस सवाल के पार्ट बी का आंसर क्या होगा? वही वाला। पहले एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस, पहले एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस ए, बी और जी। एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस लिमिटिंग फैक्टर वाला सवाल है, तो इसलिए सेल प्राइस जी 10,000, 9,000, 12,500। स्पेशल केमिकल 2,500, 1,800, 3,500। फिर लेबर 1,250, 2,000, 1,500। वेरिएबल ओवरहेड्स 250, 200, 500। और फिक्स्ड एफओएच का कुछ नहीं करना, और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस भी है जो कि गिवन फिगर का 30% है। 75, 60, 90। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बन गई 5925, 4940, 6910। चलिए यहां तक पहुंचे। फिर हाँ जी, यहां तक पहुंचे। अब हमने कंट्रीब्यूशन पर आर लिमिटिंग फैक्टर क्या है? ये केमिकल लिमिटिंग फैक्टर है। तो कंट्रीब्यूशन पर केजी तो है ही नहीं। हाँ जी, केजी तो है ही नहीं सवाल में। नहीं निकाल सकते केजी, कहीं है ही नहीं कहीं। हम लोग जब लिमिटिंग फैक्टर देखते हैं कि टोटल कितना अवेलेबल है, लेबर के आर्स अवेलेबल होते हैं, तो हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर एक आर ऑफ लेबर। मटेरियल के टोटल केजीज होते हैं, तो हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर एक केजी ऑफ मटेरियल। मटेरियल के टोटल रुपए अवेलेबल हैं, मटेरियल की लिमिट टोटल केजीज है, तो कंट्रीब्यूशन पर 1 किलो ऑफ मटेरियल।
मटेरियल की लिमिटेशन रुपए में है, तो कंट्रीब्यूशन पर 1 रुपया ऑफ मटेरियल, तो 1 रुपया ऑफ मटेरियल पे निकालना है, तो इसको किससे डिवाइड करें? 2500। एक यूनिट, दोबारा सुने, अगर एक यूनिट पे 2500 किलो लगना होता, एक यूनिट पे 2500 केजी लगना होता मटेरियल, तो हम लोग दिस डिवाइड बाय दिस करते हैं ना, तो वो आ जाता कंट्रीब्यूशन 1 किलो के ऊपर। अब 2500 रुपए का मटेरियल लगना है और हम चाहते हैं कि 1 रुपए के ऊपर कितनी कंट्रीब्यूशन, तो दिस डिवाइड बाय दिस। यानी जो लिमिटिंग फैक्टर है, चाहे वो केजी की शक्ल का है, चाहे आर की शक्ल का है, चाहे रुपए की शक्ल का है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय वो। तो हमें लिमिटिंग फैक्टर केमिकल रुपीज में दिया हुआ है, तो उसके लिए हमें कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ स्पेशल केमिकल निकालना पड़ेगा। यानी दिस डिवाइडेड बाय दिस 2.37, दिस डिवाइडेड बाय दिस 2.74, दिस डिवाइडेड बाय दिस 97। तो पहली पोजीशन आ गई इसकी, थर्ड। अच्छा, ये हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि लिमिटिंग फैक्टर मटेरियल नहीं पैसे हैं। पैसे नहीं है लिमिटिंग फैक्टर, पैसे बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। लिमिटिंग फैक्टर पैसे नहीं है, लिमिटिंग फैक्टर 70 मिलियन रुपए का मटेरियल है। मटेरियल ही लिमिटिंग फैक्टर है। हाँ, मटेरियल केजीज में देने के बजाय रुपए में बता दिया। तो प्रोडक्शन प्लान बन गया रिक्वायर्ड और बैलेंस। ये टेबल स्टार्ट होगा 70 मिलियन से, और पहले क्या बनाएंगे? हाँ जी, नहीं, पहले कमिटमेंट पूरी करेंगे। लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है, मेक और बाय नहीं है, लिमिटिंग फैक्टर हो रहा है अभी। पहले कमिटमेंट पूरी करेंगे। पहला पैराग्राफ, हमने एक्सपोर्ट का एक ऑर्डर है, एक ओवरसीज कस्टमर है, हमने उसको इनकार नहीं करना, वो हमने करना ही कर रहा है। मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू कंसिडर दिस ऑर्डर एज हाई प्रायोरिटी। मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड, तो ये करना ही कर रहा है, तो इसको करना ही करना है, तो फिर पहले कमिटमेंट आएगी ए, बी और जी। ए के कितने यूनिट्स? 3, बी के 4 और जी के 1। ए के 3000 यूनिट्स कितने रुपए मटेरियल खा जाएंगे? 7.5 मिलियन। बी के 4000 यूनिट्स कितना मटेरियल खा जाएंगे? 7.2 मिलियन। और एक जी के 1000 यूनिट्स कितना मटेरियल खा जाएंगे? तो इनके बाद हमारे पास बच जाएगा 518। इसके बाद फिर हम रैंकिंग पे आएंगे। और अब फिर पहले बी बनाएंगे।
हाँ जी, यहां तक पहुंचे। बी कितना बनाए हम बाकी अवाम के लिए, कैसे? ये जो क्वांटिटीज है ना, ये टोटल डिमांड का 25% है, तो ये 4000 है, 25%, तो टोटल क्या बना 16। तो उस 16 में से 4 ये है, तो बाकी 12, और ये 12,000 यूनिट्स मटेरियल खा जाएंगे 21,600, और बाकियों के लिए बचेगा 30200। फिर बनाएंगे ए का, ये जो 3000 है ये टोटल डिमांड का 25%, तो टोटल डिमांड हो गई 12,000, 12 में से 3 ये हैं, तो बाकी 9, ये 9,000 यूनिट्स कितना 22,500 का मटेरियल खा जाएंगे, बाकी रह जाएगा 77। तो फिर जो बचा कुचा है वो जी में लगेगा। इसमें से कितने जी बन जाएंगे 2,200। ये हो गया प्रोडक्शन प्लान। 7.7 मिलियन डिवाइडेड बाय 3,500। इस प्रोडक्शन प्लान से हम टोटल कमाएंगे ए बेचेंगे 12,000 और एक पे कमाएंगे 5,925। बी बेचेंगे 16,000 और इस पे कमाएंगे 4,940, और जी बेचेंगे 3,200 और इस पे कमाएंगे 6,910। 71.10। बी पे 79.04, जी पे 22.11। $172.25। अच्छा, एक चीज तो बताई नहीं, हम लोग कैसे फैसला करेंगे कि यहीं रहें या कंट्री एक्स में जाएं? दोनों का प्रॉफिट निकाल के, लेकिन मैंने कंट्रीब्यूशन तक ही रोक दिया। क्यों? ये जो कंट्री एक्स के 4 पॉइंट्स लिखे हुए ना, इनमें से पहले 3 पॉइंट्स में, पहले 3 पॉइंट्स इनमें कहीं फिक्स कॉस्ट का जिक्र है? पहले 3 पॉइंट्स में नहीं। पॉइंट 4 में क्या कहा है? ऑल अदर वही है जो पहले था, तो फिक्स कॉस्ट फिर उसी में ही आ गई, यानी फिक्स कॉस्ट अब भी इतनी ही होगी जितनी पहले थी। तो इस वजह से मैंने फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर दिया। अगर काउंट कर लें तो भी मसला कोई नहीं है, यानी अगर कंट्रीब्यूशन की बजाय हम प्रॉफिट निकाल लें, एक्स्ट्रा मेहनत बढ़ेगी फिक्स कॉस्ट निकालने की। फिक्स कॉस्ट गिवन तो नहीं है, वो तो वापस टोटल करनी पड़ेगी, तो वो एक एक्स्ट्रा मेहनत बनेगी, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं है क्योंकि दोनों हालात में वो सेम ही रहनी है, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया। तो एग्जिस्टिंग में रहेंगे तो इतना कंट्रीब्यूशन कमाएंगे। अब चलते हैं कंट्री एक्स। यहां तक कोई कैलकुलेशन पूछनी है तो बता दें, फिर कंट्री एक्स चलते हैं। अच्छा, ये कमिटमेंट जो लिखी है, हम इसको ए बी जी में क्यों लिख रहे हैं, रैंकिंग में क्यों नहीं लिख रहे? हाँ जी, वो रैंकिंग में लिख लें, रैंकिंग में लिख लें। देखिए, रैंकिंग में लिखने की जरूरत क्यों हो कि ये ना हो कि बाकियों की बारी ना आए। तो अगर हम कमिटमेंट भी पूरी करने के काबिल नहीं है तो फिर वैसे बिजनेस बंद होना चाहिए। तो कमिटमेंट तो पूरी कर ही लेंगे, तो इसलिए अगर इसको रैंकिंग में लिखना है, रैंकिंग में लिख लें। एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस में किसी कैलकुलेशन पे कोई एतराज? मुझे वैसे लगता है कि कुछ मासूम बच्चे ना फंसे बैठे हैं, लेकिन वो पूछ नहीं रहे। मैं ये बात दोबारा बता देता हूं। ये जो 3 फिगर्स है ना, ये इन तीनों के बारे में पहले पैराग्राफ में कहा है कि टोटल डिमांड के 25% के बराबर है ये।
तो यहां से 25% से डिवाइड करके ना टोटल डिमांड निकलेगी। ए को 3000 25% से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। बी के 4 को 25% से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। जी के 1000 को 25% से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये है इनकी टोटल डिमांड। इस ऑर्डर के अलावा बाकियों को फिर हमने ये बेचना है। 16 में से 4 ये है तो बाकी 12 रह गए, 12 में से 3 ये है तो बाकी 9 रह गए। जल्दी करें भाई, कंट्री एक्स जाना है। चले चले अभी कंट्री एक्स चलते हैं। अब कंट्री एक्स पे ये मेक और बाय का सवाल है। कैसे पता? पॉइंट नंबर 3 कि हमारे पास बाय की ऑप्शन भी है। तो मेक और बाय में हम लोग कंट्रीब्यूशन की बजाय निकालते हैं एक्सेस कंट्रीब्यूशन। अगर आप यहां पर अकल बंद करके सिर्फ रट्टे पे चलेंगे कि सर ने कहा था सवाल वैसे ही करना, सेल प्राइस की जगह परचेज प्राइस लिख देना, बाकी सब वैसे ही करना, तो यहां पर एक छोटी सी गड़बड़ हो जाएगी। क्या? देखें, जो सवाल सॉल्व कर लिया हुआ है उसमें सेल प्राइस की जगह परचेज प्राइस रखें तो ठीक है। अभी जो एग्जिस्टिंग सॉल्व किया है वहां सेल प्राइस की जगह आंखों आंखों में परचेज प्राइस रख के देखें तो सही है। हाँ जी ना, नहीं, सेलिंग एक्सपेंसेस का कोई काम नहीं मेक और बाय के कंपैरिजन में। मेक और बाय में किसका कंपैरिजन करना होता है? मेक और बाय का। सेलिंग एक्सपेंस तो सेलिंग का खर्चा है। तो अगर आप सेल प्राइस की जगह परचेज प्राइस रख देंगे तो वो सही इसलिए नहीं होगा कि परचेज प्राइस सिर्फ मेक के साथ कंपेयर होना है, सेलिंग एक्सपेंसेस के साथ थोड़ी कंपेयर होना है। तो सेलिंग वाली लाइन नहीं लिखेंगे। अब ये अकल है, वरना रट्टा लगाएंगे तो आप सेलिंग वाली लाइन भी लिखेंगे। तो सेलिंग वाली लाइन नहीं लिखनी, परचेज प्राइस में से मेक वाले खर्चे कंपेयर करना है। ओके, दोबारा? अच्छा चलें दोबारा बताता हूं। मैंने एक्सेस कंट्रीब्यूशन निकालने के 2 तरीके बताए थे। क्या क्या? एक मेक और बाय की कॉस्ट का फर्क और एक मेक और बाय की कंट्रीब्यूशन का फर्क। मैं आपको वो दूसरी शक्ल भी दिखा देता हूं। ये जो भी पहली बात बता रहा था ये करता हूं रिपीट। सेल प्राइस 10,000, 9,000, 12,500। बाय कॉस्ट 5,000, कितना? 4,500, 7,500। बस इसमें से माइनस कर दें तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सेलिंग कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन निकालें तो ये खर्चा ही है ना। 90, 4925, 4,440, 4910। ये हमने ना कंट्रीब्यूशन निकाला है और वो कंट्रीब्यूशन निकाला है बाय ऑप्शन का। मैंने आपको एक्सेस कंट्रीब्यूशन निकालने के 2 तरीके बताए थे। मेक और बाय की कॉस्ट्स का डिफरेंस ले लें या मेक और बाय के कंट्रीब्यूशन का फर्क ले लें। तो ये भी एक रास्ता बताया था।
इस सवाल में मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, एमी, दोनों चीजें बताने के लिए। अब इसका एक्सेस कंट्रीब्यूशन कैसे निकालें, इसको किससे कंपेयर करूं? मेक वाले कंट्रीब्यूशन थे जो हम लोग पहले हाफ में कर चुके हैं, कंपैरिजन के लिए दोबारा लिख देता हूं। 5925 4940 6910। मैंने जब कल आपको एक्सेस कंट्रीब्यूशन बताया था तो दो तरीके बताए थे इसके, तो एक ये भी था। तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन ऑफ मेक बन गया 152,000। अच्छा, पहले वाली बात मैं ये कर रहा था कि परचेज प्राइस ए से बता देता हूं। परचेज प्राइस लें और उसमें से वो मेक वाले खर्चे माइनस कर दें। मटेरियल 2500, लेबर 1250, वेरिएबल एफओएच 250, सेलिंग कॉस्ट भी माइनस करूं? नहीं, हमने मेक और बाय में सिर्फ मेक और बाय की कॉस्ट लेनी है 1000। तो जो कल तरीका बताया था, अगर वैसे करना हुआ तो सेल प्राइस की जगह परचेज प्राइस रखें, मेक वाले खर्चे, लेकिन मेक वाले खर्चे सेलिंग खर्चे नहीं, डिफरेंस मेक और बाय का करना है। तो फिर सेल प्राइस की जगह परचेज प्राइस, बाकी मेक वाले खर्चे, सेलिंग वाले नहीं। ऐसे भी कर सकते हैं। और कल दूसरा तरीका बताया था कि मेक और बाय के कंट्रीब्यूशंस का फर्क। तो ये मैंने बाय का कंट्रीब्यूशन निकाला, यानी खरीद के बेचेंगे तो क्या कंट्रीब्यूशन है ये। इस सवाल में ऐसे कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। मैंने ऐसे क्यों किया, बस दोनों शक्लें दिखाने के लिए। और इससे एक और फायदा हुआ है मुझे, वो भी मैं आपको इस सवाल को आगे बढ़ा के बताता हूं कि मैंने पर्सनली ऐसे क्यों नहीं किया। आप बिल्कुल कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी आगे चल के बताता हूं कि इससे टाइम की क्या बचत हुई। लिमिटिंग फैक्टर क्या है कंट्री एक्स में? लेबर आर 658, तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर आर बन गई 658। अब जीत गया गैमा। प्रोडक्शन प्लान, लेबर अवेलेबल कितना है? 1 लाख। अब हम मेक और बाय का सवाल कर रहे हैं, तो कमिटमेंट डालनी है इसमें, ना डालते, लेकिन पॉइंट 2 में कहा हुआ है, हाउएवर द ऑर्डर कंसिडर्ड एज हाई प्रायोरिटी वुड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय वायल इटसेल्फ। ये कंट्री एक्स के पॉइंट नंबर 3 में लास्ट सेंटेंस है। अगर ये ना लिखा होता ना तो हम मेक और बाय में कमिटमेंट इग्नोर करते, रैंकिंग के मुताबिक ही चलते, लेकिन इस सेंटेंस की वजह से अब भी हमें कमिटमेंट पहले पूरी करनी पड़ेगी। तो कमिटमेंट है तो ए बी, पॉइंट नंबर 3 के लास्ट सेंटेंस, पॉइंट 3 का लास्ट सेंटेंस, हाउएवर द ऑर्डर कंसिडर्ड एज हाई प्रायोरिटी, वो ऊपर वाला, वुड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय वायल इट्स सेल्फ। अगर ये सेंटेंस ना लिखा होता तो हम मेक और बाय का सवाल करते हुए कमिटमेंट को प्रोडक्शन प्लान में ना डालते। तो कमिटमेंट ए की है 3000, ये आर्स खा जाएगा 18,000। बी की कमिटमेंट है 4000 की और ये आर्स खा जाएगा 20,000, और जी की कमिटमेंट है 1000 की और ये आर्स खा जाएगा 8000। तो बाकियों के लिए बच जाएंगे 54। फिर रैंकिंग के मुताबिक चल लेंगे,
और रैंकिंग में पहला नंबर आएगा जी का, और जी के 1000 ये, तो बाकी रह जाएंगे 3। फिर नंबर आएगा ए का। ए की डिमांड देखें पूरी हो जाएगी। ए की डिमांड कितनी है? बाकी 9000 हो जाएंगे पूरे? नहीं होंगे पूरे। तो 30,000 आवर्स में 5000 बन जाएंगे। ये हो गया प्रोडक्शन प्लान, और अब हमें बनाना पड़ेगा परचेज प्लान। ए खरीदना पड़ेगा और बी खरीदना पड़ेगा। ए की डिमांड 9 में से 5 पूरे हो जाएंगे, 4 रह जाएंगे, और बी के सारे 12 खरीदने पड़ेंगे। ए कितने बेचेंगे? सारे ही बेचेंगे। कितना कंट्रीब्यूशन कमाएंगे? फर्क होगा। हमने 8000 बना के बेचने हैं, 4000 खरीद के बेचने हैं। तो जो बना के बेचने हैं उन पे कमाना है इतना, और जो खरीद के बेचने हैं उस पे कमाना है इतना। तो अगर हमने इस तरह सॉल्व किया होता तो खरीद के बेचने वाला फिर भी निकालना ही पड़ता। तो खैर है, निकाल लेते, कोई मसला नहीं। यानी कि मैंने ये नहीं कि शुक्र है सर ने तरीका लगा लिया वरना तुम गुमराह हो जाते। आप ऐसे नहीं, ऐसे कर लें, तब निकाल लेते बाय वाला कंट्रीब्यूशन। और वो भी कोई इतना बड़ा मुश्किल काम था ही नहीं। मेक वाले कंट्रीब्यूशन में ये माइनस कर देते। बाय वाला कंट्रीब्यूशन मेक वाले से इतना कम है, इतना कम है, तो बस वो माइनस करके बाय वाला निकल आता। तो ये मैंने ऐसी बस आपको एक शक्ल और दिखाई थी कि एक्सेस कंट्रीब्यूशन ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये वाली बात दोबारा सुनिए। हम ए 8000 बना के बेचेंगे, 4000 खरीद के बेचेंगे। तो वो जो बना के बेचेंगे उन पे कमा रहे होंगे 5925, और जो खरीद के बेचेंगे उन पे कमा रहे होंगे 4925। 8000 पे इतना और 4000 पे इतना, 62.18। इसी तरह बी, इतने बना के बेचने हैं, इतने खरीद के बेचने हैं। तो 4000 जो बनाकर बेचने हैं उन पे कमाएंगे 4940, और जो 12000 खरीद के बेचने हैं उस पे कमाएंगे 3440।
67.1 और जी हमने सारे के सारे बना के बेचने 4000 इंटू 6910 27.64 167.7 तो कंक्लूजन ये है कि अपनी जैसे भी है तो हम एग्जिस्टिंग कंट्री में ही रहेंगे। एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस ही कंटिन्यू करेंगे। चलो जी कंटिन्यू और शट डाउन ये करेंगे कल। मेक और बाय खत्म। ऑटम 22 करके आइएगा।